नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा की। इस योजना से रेहड़ी विक्रेताओं के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान को संभव किया जा सकेगा। वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की भव्य तैयारी हो रही है। 5 अगस्त को प्रस्तावित श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने को लेकर तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वहीं आपको बताएंगे कि देश के हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने के लिए भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने अगले 10 साल का विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। साथ ही जानेंगे देश में कोविड-19 को लेकर क्या स्थिति है, राज्यवार क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और दुनिया में भी कोविड-19 को लेकर क्या तस्वीर बनी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में देश में कोरोना के 4 लाख मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में अब तक कोरोना के 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से करीब 8.5 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4,20,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए हैं और करीब 49,000 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि बीते एक दिन में 32,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट 63.53% से अधिक हो गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 48,916 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब देश में कुल मरीजों की संख्या 13,36,861 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 757 लोगों की मौतें भी हुई हैं। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 31,358 पर पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक कुल 8,49,431 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं और रिकवरी रेट 63.53% पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब देश में 4,56,000 सक्रिय मामले हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक 24 जुलाई तक टेस्ट किए गए कोरोना वायरस सैंपल्स की कुल संख्या 1,58,49,000 है, जिसमें 4,20,898 सैंपलों का टेस्ट बीते 24 घंटों में किया गया। देश में कोरोना की जांच के लिए अब 1,301 लैब काम कर रहे हैं, जिसमें 902 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना समेत 9 राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों से कहा है कि वो नियंत्रण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएं। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक कर कोविड-19 की रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान इन राज्यों में कोरोना की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान देने को कहा गया। राज्यों से पर्याप्त संख्या में बिस्तरों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इन राज्यों को सलाह दी गई है कि वो जांच में तेजी लाएं और कंटेनमेंट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करें। बैठक में कहा गया कि मामलों का जल्द ही पता लगाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जांच का काम तेज होना चाहिए। साथ ही कोविड-19 मामलों का प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करें। इन 9 राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 7 दिनों में आंध्र प्रदेश में 40,000 से ज्यादा केस आए और कोरोना के मामलों में 99% का इजाफा हुआ। असम में 7 दिन में करीब 45% मामले बढ़े हैं। यहाँ रिकवरी रेट 72% से ज्यादा है। असम में मृत्यु दर काफी कम है।
बिहार में पिछले एक हफ्ते में 43% केस बढ़े हैं और 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। झारखंड में 52% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 7 दिन में 30,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और कोरोना के मामले में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा में एक हफ्ते में 40.86% नए केस सामने आए हैं। यहाँ 6,500 नए केस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में करीब 10,000 केस सामने आए हैं। यहाँ रिकवरी रेट 77% है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 15,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लागू है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन है। राजधानी भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगा है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं मेघालय सरकार ने 26 जुलाई की मध्यरात्रि से 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक शिलांग में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ। इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य में जबलपुर, ग्वालियर, दमोह और पन्ना सहित कई जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वो संक्रमण की जांच करवाएं और अपने आप को क्वारंटीन कर लें। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड के अत्यधिक संक्रमित 4 इलाकों में इस महीने की 28 तारीख तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। सिरमौर जिले का ददाऊ और नाहन का गोविंदगढ़ मोहल्ला के अलावा सोलन जिले के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से 2 दिन के जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को इससे छूट दी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी के बुराड़ी इलाके में स्थित सरकारी अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 450 बिस्तरों की व्यवस्था है। पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन न करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। सामाजिक समारोहों में नियमों का पालन न करने पर अब 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर कोविड मरीजों पर 5,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन की घटती पाबंदियों के बीच पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,57,54,000 संक्रमित मिल चुके हैं और इनमें 90,59,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,40,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इनमें 12,61,624 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,45,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 59,961 नए मामले मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 22,87,475 हो गई है। अब तक 84,000 से अधिक लोगों की जान गई है। महामारी से करीब 17 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। इसके बाद भारत तीसरे नंबर पर है, जहां 13 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। रूस में 8 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं और 13,000 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। रूस में रिकवरी रेट 74% से अधिक है। कोरोना वायरस के पहले स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का दिल्ली के एम्स में शुक्रवार से मानव परीक्षण शुरू हो गया है। ये वैक्सीन आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से तैयार की गई है। पहले चरण के इस परीक्षण के तहत शुक्रवार को 30 साल के एक युवक को 0.5 मिलीलीटर का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया गया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच स्वदेशी वैक्सीन के परीक्षण ने भी रफ्तार पकड़ ली है। देश की 2 कंपनियां भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला वैक्सीन बनाने के काम में जुटी हैं।
एम्स दिल्ली में आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक की ओर से तैयार स्वदेशी टीका कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के तहत पहले शख्स को टीका लगाया गया। 30 साल के इस शख्स को टीका लगने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई क्योंकि उसमें तत्कालीन रिएक्शन नहीं देखा गया था। एम्स के डॉक्टर अब इस युवक के साथ फोन पर संपर्क में रहेंगे और उसे कोई भी परेशानी आने पर डॉक्टर के साथ रोजाना संपर्क करने की सलाह दी गई है। उस व्यक्ति के ऊपर 7 डेज के लिए 7 दिनों के लिए एक डायरी के माध्यम से पूरी नज़र रखी जा रही है। उसको हम फ़ोन करते हैं, उसको जो भी सिम्टम्स अगर हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं और अगर उस दौरान कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि उसको चिकित्सा व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत ही हम उसके लिए उस चीज़ को उपलब्ध कराएंगे। उसके उपरांत उसको हम 14 दिन पे और 28 दिन पे फॉलोअप करेंगे। बीच में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम उसको जितनी चिकित्सा है वो उपलब्ध कराएंगे। 14 दिन के उपरांत उसको पुनः वैक्सीन दी जाएगी और उनके नतीजों का अध्ययन किया जाएगा। एम्स ने कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए अलग से क्लिनिकल एरिया तैयार किया है जो इमरजेंसी के पास ही बनाया गया है। ये इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि वैक्सीन का किसी भी तरह का रिएक्शन होने पर वॉलंटियर्स को तुरंत समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में देश भर के 12 संस्थानों में 375 लोगों पर इस टीके का परीक्षण होना है। इसके तहत एम्स में 100 लोगों को टीका लगाकर उसका परीक्षण किया जाना है, जबकि दूसरे चरण में इन 12 संस्थानों में 750 लोगों पर इसका परीक्षण होगा। पहले चरण का मानव परीक्षण 18 से 55 साल के ऐसे स्वस्थ लोगों पर होगा जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जबकि दूसरे चरण में 12 से 65 साल की उम्र के लोगों का परीक्षण होगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के नए सांसदों को विभिन्न संसदीय समिति में शामिल करने के बाद राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यसभा के उपसभापति के पैनल का पुनर्गठन किया है। सभापति ने इस पैनल में राज्यसभा के 6 सदस्यों को शामिल किया है। जिन सांसदों को इसमें शामिल किया गया है उनमें भुवनेश्वर कलिता, वंदना चौहान, सुखेंदु शेखर राय, सुरेंद्र सिंह नागर, एल हनुमंतया और सस्मित पात्रा शामिल हैं। इससे पहले बुधवार को राज्यसभा के नवनिर्वाचित 61 सदस्यों में से 45 को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद सभी सदस्यों को विभिन्न समितियों में शामिल कर लिया गया है। साथ ही कुछ पुराने सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम स्वनिधि की प्रगति को लेकर समीक्षा की। योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने योजना के क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए तकनीकी समाधान के इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए रेहड़ी विक्रेताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना की मदद से लाभार्थियों को कच्चे माल की खरीद से लेकर बिक्री के लिए संग्रह तक व्यवसाय के सभी पहलुओं के समाधान के लिए मदद मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योजना को रेहड़ी विक्रेताओं के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए उन तक सरकार की पहुंच के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रेहड़ी विक्रेताओं के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक विवरणों के जरिए जरूरी नीतिगत बदलावों में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक 2,06,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 64,000 से अधिक आवेदनों को स्वीकृत किया गया है और 5,500 से ज्यादा को वित्तीय मदद वितरित की गई है। डिजिटल भुगतान के माध्यम से रेहड़ी विक्रेताओं को भविष्य की वित्तीय जरूरतों में मदद करने के लिए क्रेडिट प्रोफाइल बनाने में भी मदद मिलेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की है। ये योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए मदद प्रदान करेगी। देश भर में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले समेत 50 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है। योजना के तहत वेंडर 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जिसे वो 1 साल में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं।
देश की हवाई ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने के लिए भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों ने अगले 10 साल का विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन में भारतीय वायुसेना ने अपने पूरे क्षेत्र में संभावित सुरक्षात्मक खतरों से निपटने के लिए सैन्य तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर विरोधियों समेत उभरते खतरों का सामना करने के लिए व्यापक रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। वायुसेना के कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद, देश के सामने अल्पावधि और दीर्घावधि में पैदा होने वाली चुनौतियों और भारत के पड़ोस में जटिल भू राजनीतिक हालात पर विस्तृत विचार विमर्श किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तेजी से क्षमता निर्माण, सभी परिसंपत्तियों की सेवा में वृद्धि और कम से कम समय सीमा के अंतर्गत नई तकनीकों के प्रभावी एकीकरण की दिशा में समर्पित रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वायुसेना प्रमुख ने विजन 2030 को आगामी दशक में भारतीय वायुसेना के रूपांतरण के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि तेजी के साथ बदलती हुई दुनिया में उभरते हुए खतरों के प्रति पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। वक्त है एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health Organization. What does that mean? Characterizing COVID-19 as a pandemic is not an indication that the virus has become deadlier. Rather, it is an acknowledgement of the disease's geographical spread. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति के रूप में 3 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। सौम्य व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेजी से बदलती दुनिया में देश का सशक्त प्रतिनिधित्व किया। कोविड महामारी में जब दूरियां रखना जरूरत बन गई, तब भी राष्ट्रपति कोविंद ने इन दूरियों को भावनात्मक नजदीकियों के बीच नहीं आने दिया और इसे अवसर में बदल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को अपने कार्यकाल का 3रा वर्ष पूरा किया। तीसरे साल का 1/3 हिस्सा कोरोना महामारी की चपेट में रहा। बावजूद इसके राष्ट्रपति की गतिविधियों में ज्यादा फर्क नहीं आया। कोरोना महामारी से जंग में राष्ट्रपति भी देशवासियों के साथ सक्रियता से जुड़े रहे। उन्होंने तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने कर्तव्यों का सक्रिय निर्वहन किया। राष्ट्रपति ने कोरोना की चुनौती से निपटने में जुटे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सराहा। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को और मजबूती देने के लिए राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ मिलकर सभी राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। राष्ट्रपति ने पीएम केयर्स फंड में अपने 1 महीने का वेतन भी दिया। साथ ही 1 साल के लिए अपने वेतन का 30% छोड़ने का भी निर्णय लिया। अपने कार्यकाल के तीसरे साल में राष्ट्रपति ने सैनिकों से वैज्ञानिकों और किसानों से लेकर अग्निशमन कार्यकर्ताओं तक प्रतिदिन 20 व्यक्तियों से मुलाकात की। इस कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपति भवन और राज्यों की यात्राओं के दौरान 6,991 व्यक्तियों से सीधे तौर पर मुलाकात की। अपने कार्यकाल के तीसरे साल में राष्ट्रपति कोविंद ने केंद्र सरकार के 48 और राज्यों के 22 विधेयकों पर अपनी मुहर लगाई, जबकि 13 अध्यादेश प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। उन्होंने 11 राज्यपालों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति ने मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भी नियुक्ति की। प्रशासनिक स्तर पर सुविधात्मक विस्तार के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 50वें सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने तीसरी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपालों और उपराज्यपालों की अहम भूमिका है।
जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की राजकीय यात्राओं की मेजबानी भी की। उन्होंने अमेरिका, श्रीलंका, जाम्बिया, ब्राजील, स्वीडन, मंगोलिया, नीदरलैंड, पुर्तगाल और म्यांमार के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी की और 5 महाद्वीपों के 15 वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की। कोरोना महामारी की स्थिति में राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से कई वैश्विक सम्मेलनों में हिस्सा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विनम्रता और बड़प्पन के प्रतीक हैं और उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गर्मजोशी और उनका दयालु स्वभाव सभी के दिलों को छू लेता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के व्यक्तित्व की सौम्यता, उदारता और हृदय स्पर्शी आत्मीयता सहज ही अपनत्व का भाव जगाती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए उनके साथ पिछले 3 साल से मिलकर काम करना एक शानदार अनुभव रहा है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई-कॉमर्स के जरिए खरीद फरोख्त करने के नए नियम लागू कर दिए हैं। इस नियम के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को कई ऐसे खुलासे करने होंगे जो पहले करने जरूरी नहीं थे। साथ ही ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा। इस दौरान जहां ग्राहकों को सुविधा हुई, वहीं अक्सर परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से जारी नए नियम इन्हीं परेशानियों से निपटने के लिए बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनी को एक वचन पत्र के जरिए ग्राहकों को बताना पड़ेगा कि साइट पर दिखाई जा रही वस्तु और ग्राहक को मिलने वाली वस्तु एक जैसी होगी। अगर खरीदी गई वस्तु या सेवा विज्ञापन में दिखाए या कंपनी की तरफ से दावा किए गए गुणों के अनुरूप नहीं होती, तो ऐसी वस्तुओं को तय समय के बाद भी लौटाया जा सकेगा और ई-कॉमर्स कंपनियां सामान वापस लेने से इनकार नहीं कर सकती। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना पता, विक्रेता का पता, उनकी रेटिंग, फोन नंबर, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल जैसी जानकारियां अपनी साइट पर ही ऐसी जगह देनी होंगी जो ग्राहक को सुगमता से दिख सकें। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी रिटर्न पॉलिसी, गारंटी, लदाई, भुगतान के तरीके, शिकायत के निवारण के बारे में भी ग्राहकों को पूरी पारदर्शिता के साथ सूचित करना होगा। उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो शिकायत मिलने के 48 घंटे के अंदर ग्राहकों की बात सुन अधिक से अधिक 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करेगा। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होंगी जिससे ग्राहक को फैसला लेने में आसानी हो। इसमें शामिल है वस्तु का निर्माण किस देश में हुआ है। अगर वस्तु का आयात किया गया है तो आयातक का नाम, आयात से संबंधित दूसरे ब्यौरे, आयातित वस्तु की प्रामाणिकता और शुद्धता के संबंध में गारंटी जैसी जानकारियां ग्राहक को देनी होंगी। साथ ही इन वस्तुओं की रिटर्न पॉलिसी के बारे में भी पारदर्शी रूप से जानकारी देनी होगी, जैसे इनके शिपिंग चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस आदि का ब्यौरा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसी वचनबद्धता के मद्देनजर भारत ने श्रीलंका के साथ $40 करोड़ का करेंसी स्वैप अनुबंध किया है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को $40 करोड़ तक भारतीय मुद्रा देने की सुविधा प्रदान की है और कोरोना महामारी के मद्देनजर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीलंका इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही कोविड-19 के बाद की परिस्थितियों से भी निपटने में श्रीलंका को इस सहूलियत से काफी फायदा पहुंचेगा। ये सुविधा नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने कहा है कि इससे भारत के सशक्त नेतृत्व द्वारा अपने पड़ोसी देशों की मदद करने की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है। जिन 2 देशों के बीच करेंसी स्वैप अनुबंध होता है, वो दोनों देश आपसी आयात निर्यात के लिए बिना किसी तीसरे देश की करेंसी पर निर्भर हुए अपनी ही करेंसी के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। इससे उनकी विदेशी मुद्रा उनके पास बनी रहती है।
अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की भव्य तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को प्रस्तावित श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आज अयोध्या पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद कार सेवकपुरम पहुंचकर तराशे गए पत्थरों का जायजा लिया और साधु संतों के साथ बातचीत की। उन्होंने अयोध्या के विधायक, सांसद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन के साथ भी बैठक की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 और 5 अगस्त की रात को अयोध्या में सभी मंदिरों और घरों में दीपोत्सव होगा। मुख्य आयोजन में भाग लेना है क्योंकि वो संख्या सीमित होगी। हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। हम करेंगे, अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य और शौर्य को नमन करने का मौका है। 21 साल पहले सेना के जाबाजों ने इसी दिन कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल कर विजयी तिरंगा लहराया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ है। 1999 में 26 जुलाई को देश के वीर सपूतों ने कारगिल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच मई जुलाई 1999 के दौरान पश्चिम में जोजिला से लेकर पूर्व में तुर्तोक तक नियंत्रण रेखा के करीब सबसे दुर्गम क्षेत्र में कारगिल युद्ध हुआ था। भारतीय सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस और सहनशीलता दिखाते हुए 12,000 फुट से अधिक ऊंचाइयों पर द्रास, काकसर, बटालिक और तुर्तोक सेक्टरों में युद्ध किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया। भारतीय वायुसेना ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हुए सैन्य कार्रवाई में सहायता की थी। इसमें 500 से ज्यादा भारतीय वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। शेरों के सम्मान का प्रतीक माने जाने वाले टाइगर हिल की कारगिल लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका थी। द्रास सेक्टर के सबसे ऊंचे इस पड़ाव को कारगिल का शिखर कहा जाता है। दुर्गम इलाके की वजह से यहां पहुंचना काफी मुश्किल है, लेकिन भारत की जाबाज जवानों ने 1999 में नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए इस चोटी पर तिरंगा लहराया था। इसमें 6 जवान शहीद भी हुए थे। ग्रेनेडियर हवलदार योगेंद्र सिंह यादव इस लड़ाई में जख्मी हुए थे। बाद में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। गोरखा राइफल्स बटालियन में कैप्टन मनोज कुमार पांडे और जम्मू कश्मीर राइफल्स में कैप्टन विक्रम बत्रा को अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हर साल वीर सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध को हमेशा रणनीतिक और सुनियोजित तरीके से अचंभे में डाल देने वाली घटना, खुद पर संयम रखकर युद्ध को कारगिल सियाचिन क्षेत्रों तक सीमित रखने और तीनों सेनाओं की रणनीति और योजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाने के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम में जहां बाढ़ से 27 लाख लोग पीड़ित हैं, वहीं बिहार में करीब 10 लाख लोग बाढ़ के चलते बेघर हो गए हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई जिलों का संपर्क टूट गया है। बिहार में चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज जिलों में 6 बांधों के टूटने से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में बाढ़ से 13 लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह सड़क मार्ग टूट गया है और रेल यातायात भी बंद कर दिया गया है। राज्य में बाढ़ से 10 जिलों में करीब 10 लाख लोग पीड़ित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई हैं और अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी हैं। राहत शिविरों के साथ कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। बिहार में 10 जिले हमारे बाढ़ से प्रभावित है और इसमें लगभग 10 लाख लोग जो जनसंख्या है वो प्रभावित है। इन सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम प्रतिनियुक्त है। 1 लाख लोगों को
निष्क्रमण किया गया है। राहत शिविर, जो लोग बाहर आकर कैंप्स में रह रहे हैं, तो आज के दिन में सारे जो रिलीफ कैंप्स हैं वो हमारे कार्यरत हैं। 21 कैंप्स अभी चल रहे हैं। असम के 30 जिलों में भी 27 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से प्रदेश में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कोरोना वायरस को मात देने के लिए कोरोना वॉरियर्स के साथ आप भी अपना सहयोग दें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी हमेशा बनाएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।